हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। ये मॉडर्न इंडिया से संबंधित है और टॉपिक का शीर्षक है रिवोल्ट ऑफ 1857। दोस्तों, 1857 के विद्रोह को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि अंग्रेज इतिहासकार इसको सिपाही मुटनी बोलते हैं, या इंडियन मुटनी। मुटनी मतलब विद्रोह, सिपाहियों के द्वारा विद्रोह या भारतीयों के द्वारा विद्रोह। ये अंग्रेज इतिहासकार 1857 की क्रांति को इस नाम से पुकारते हैं। हमारे देश के इतिहासकारों द्वारा इसे, और खास करके वीर सावरकर के द्वारा इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से इस 1857 के विद्रोह को उन्होंने इस नाम से पुकारा और इसी नाम से उन्होंने एक किताब भी लिखा। 1857 के विद्रोह के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की पुस्तक भी लिखा, जिसको कि नीदरलैंड में छपवाया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने इस किताब को छापने पर पाबंदी लगा दिया था। कुछ लोग इतिहासकारों ने इसे ग्रेट रिवेलियन और जैसे कि जनरल ऑट्राम, जो 1857 के विद्रोह को दबाने में उनकी महती भूमिका थी, खास करके लखनऊ में, इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम कंस्पिरेसी का नतीजा था। चूंकि मुसलमान इस देश के शासक थे अंग्रेजों के आने के पहले, और जब अंग्रेजों का शासन यहाँ स्थापित हुआ और 100 वर्षों से कंपनी का राज्य चला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे उनकी सारी सत्ता अपने हाथ में ले लिया। मुसलमानों का जो शासन था उसको ख़त्म कर दिया या उनको इनइफेक्चुअल कर दिया, मतलब अप्रभावी कर दिया। मुगल बादशाह को नाम मात्र के लिए बादशाह रहने दिया। तो सबसे बड़ा जो लूजर था वो मुसलमान शासक, जागीरदार, तालुकेदार, जमींदार और आम मुसलमान था। इसीलिए ये मुस्लिम षड्यंत्रों का परिणाम था, ऐसा जनरल ऑट्राम का कहना है। कुछ लोगों ने इसे ग्रेट रिवेलियन की संज्ञा दिया, क्योंकि यह केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका थी, नॉबल्स की भूमिका थी, मिलिट्री कमांडर, इंडियन मिलिट्री कमांडर्स की भूमिका थी, और इसके अलावा जो हिंदू मुसलमान जागीरदार थे उनकी भूमिका थी। और इसका जो सेंटर था वो हालांकि पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैल पाया था, लेकिन लखनऊ, कानपुर, पश्चिमी बिहार का आरा डिस्ट्रिक्ट और ग्वालियर, झांसी, इन इलाकों में, दिल्ली, इन इलाकों में क्रांति या रिवोल्ट बहुत व्यापक पैमाने पर था। तो नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका प्रकृति क्या था, इसके कैरेक्टर क्या थे, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। अभी के लिए मैं इतना ही बता देना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति एक व्यापक क्रांति थी और इसका जो विस्तार था वो बहुत बड़ा था। हालांकि इस क्रांति से
मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी अछूता रहा, वहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जब क्रांति अपने चरम सीमा में था तो अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी से अंग्रेजी फौज बुला करके विद्रोहियों को दबाने का प्रयास किया, क्योंकि वो निश्चिंत थे कि बॉम्बे में और मद्रास में और बंगाल में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यह बात ध्यान देने लायक है कि 1857 के रिवोल्ट के पहले हिंदुस्तान में सैकड़ों रिवोल्ट हुए, जिसमें महत्वपूर्ण रिवोल्ट के बारे में, रिबेलियन के बारे में, अपराइजिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। और हिंदुस्तानियों ने कभी भी दिल से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं किया, वो लगातार संघर्ष रहे। हालांकि उनका जो विद्रोह था वो लोकलाइज था, स्थानीय था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल हमेशा फूंका। और सबसे ज़्यादा जो बगावत का बिगुल था वो संताल परगना का क्षेत्र था, ट्राइबल्स का। संताल परगना कहाँ आता है? ये दोस्तों झारखंड में पड़ता है। पहले इसको छोटा नागपुर कहते थे, अभी भी कह रहे हैं। और यहाँ के आदिवासी हो, मुंडा और बहुत सारी जनजातियों का इलाका है ये, और खनिज पदार्थों से भी भरपूर है। इसको छोटा नागपुर बेल्ट को रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी खनिज संपदा है हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में इतनी ज़्यादा खनिज संपदा नहीं है। और फिर भी यहाँ के लोग गरीबी के मारे पहले भी जूझ रहे थे और अभी भी जूझ रहे हैं। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले जो रिवोल्ट हुआ वह हुआ बंगाल में, ईस्ट बंगाल में सन्यासी रिवोल्ट। यहां पर मैं केवल महत्वपूर्ण रिवोल्टों के बारे में या अपराइजिंग के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। तो इसीलिए सन्यासी जो साधुओं का एक ग्रुप था, वो जमींदारों के प्रताड़ना से परेशान होकर के, अंग्रेज अधिकारियों के अत्याचार से परेशान होकर के उन्होंने ईस्ट बंगाल में, मैंने पूर्वी बंगाल में 1765 में उन्होंने विद्रोह किया। और इस विद्रोह को 1772 ईस्वी में जाकर के वारेन हेस्टिंग्स, जो बाद में गवर्नर जनरल बना, उसके द्वारा इस रिवोल्ट को समाप्त किया गया। उसी तरह से चौर अपराइजिंग, ये मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल में हुआ था और ये 1795 से लेकर 1816 तक ये विद्रोह चला था। और इस विद्रोह का भी जो बेसिक फीचर था कि जमींदारों के खिलाफ अत्याचार के कारण ये विद्रोह हुआ था, जिसमें अधिकांश आदिवासी थे। मिदनापुर जो बंगाल का इलाका है वो आदिवासी बहुल इलाका है। इसके अतिरिक्त हो अपराइजिंग, जैसा कि मैंने बताया, छोटा नागपुर बेल्ट में हो जनजाति रहते हैं। इनके द्वारा 1820 से लेकर 22 और 1831 से 37 तक हो ट्राइब, 1820 से लेकर 22 और 1831 से लेकर 37, इस बीच में इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। और इसी तरह से कोल, ये भी एक जनजाति है छोटा नागपुर का, इसके द्वारा 1831 में विद्रोह किया गया था। इसके अतिरिक्त संथाल, जैसे मैंने बताया, संथाल अपराइजिंग, संथाल के द्वारा 1855-56 में सिद्धू और कानू दो भाई थे और इनके द्वारा संथाल में परगना क्षेत्र में विद्रोह किया गया था। और जिसके कारण
अंग्रेजों को काफ़ी इन्हें सहूलियत देनी पड़ी और संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट जो आज भी है, हालांकि जिसका जो हेडक्वार्टर है वो दुमका है, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट का निर्माण अंग्रेजों ने किया था, जहां पर कि संथाल आदिवासियों को शासन प्रशासन में भागीदारी मिल सके और ट्राइबल काउंसिल्स वगैरह की स्थापना उन्होंने किया था। इसके अलावा अहोम आसाम के लोगों ने भी विद्रोह किया था 1828 में। इसके तहत और इसके बाद खोंड्स आदिवासी उड़ीसा के हैं, इनके द्वारा भी विद्रोह किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और खासी जो जनजाति है वो मेघालय में रहते हैं। खासी, गारो, जैंतिया, ये 3 महत्वपूर्ण ट्राइब हैं मेघालय में। उस जमाने में मेघालय स्टेट नहीं हुआ करता था, वो असम का हिस्सा था। तो खासी लोगों ने भी विद्रोह किया था और वो विद्रोह किया था 1833 में। और इसी तरह से खोंड्स ने जो उड़ीसा के हैं 1846 में किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्रोह ईस्टर्न इंडिया में हुए 1857 के विद्रोह के पहले। इसके अतिरिक्त भीलों के द्वारा भी विद्रोह किया गया था जो पश्चिमी घाट इलाके में रहते थे। फैराजी मूवमेंट बंगाल में चला था और जहां पर कि उन्होंने दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ में विद्रोह किया था 1838 के ईस्वी में। और उनको बेरहमी से अंग्रेजों ने उन आंदोलन को कुचल दिया था। उसके बाद में रामोजी अपराइजिंग भी दक्षिण भारत के इलाके में हुआ था 1822 में, खास करके वेस्टर्न घाट इलाके में। सतारा के लोगों ने भी विद्रोह किया था 1840 के लगभग में, जब वहां के राजा प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने हटा दिया था और उन्हें सतारा छोड़ने के लिए विवश किया गया था। तो उसके खिलाफ विद्रोह हुआ था। बुंदेला लोगों ने 1842 में मधुकर बुंदेला और जवाहर बुंदेला, इनके द्वारा विद्रोह किया गया था सेंट्रल एशिया में, जिसको आज की तारीख में बुंदेलखंड बोलते हैं। और कोल्हापुर में 1844 में विद्रोह हुआ था पोलीगर्स के द्वारा, दक्षिण भारत में उनके द्वारा भी विद्रोह किया गया था 1805 ईस्वी में। तो हम देखते हैं कि इस तरह से लगातार विद्रोह हिंदुस्तान में होते रहे हैं और अंग्रेजों की मनमानी को हिंदुस्तानियों ने दिल से कभी स्वीकार नहीं किया, वो हमेशा झंडा बुलंद करते रहे। लेकिन 1857 विद्रोह की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो व्यापक पैमाने पर हुआ और ये 10 मई से शुरू हुआ, 10 मई 1857। और ये विद्रोह जुलाई 1858 तक चला, जिसमें कि हमारे देश के वीर सपूत अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। हालांकि वो बाद में परास्त हो गए, लेकिन उन्होंने इस क्रांति के लौ को लगभग 1-1.25 साल, 1.5 साल तक जलाए रखा। इस क्रांति के जो महानायक थे वो थे हिंदुस्तानी फौज, जिन्होंने 10 मई को मेरठ में विद्रोह किया था और अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को मार के, और उसके बाद में वो दिल्ली कूच कर गए थे। और उसके बाद में उन्होंने बहादुर शाह जफर, जो हिंदुस्तान के अंतिम मुगल सम्राट था, बहादुर शाह जफर या इसको सेकंड भी बोलते हैं या जफर भी बोलते हैं,
इनको मजबूर किया कि आप आंदोलनकारियों का नेतृत्व स्वीकार करें। बहादुर शाह जफर उस समय 80-81 साल का हो चुका था, एक बूढ़ा बादशाह था, बेबस था, लाचार था। उन्हें मजबूर कर दिया कि आप आंदोलनकारियों के नेतृत्व को स्वीकार करें, और उन्होंने बुझे मन से नेतृत्व स्वीकार किया था। लेकिन उनमें मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं थी, वो कभी भी फौज का नेतृत्व नहीं किया था। वो शायरी करते थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने पहले तो अपने पुत्र को कमांडर इन चीफ बनाया, बाद में जब देखा कि नेतृत्व अक्षम है तो फिर उन्होंने भक्त खान को उन्होंने कमांडर इन चीफ बनाया, जो आंदोलनकारियों का नेतृत्व करेगा। और भक्त खान युद्ध लड़ते लड़ते मारा भी गया। इसके बाद जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो नायक है इस क्रांति का, वो था नाना साहब। और ये बिठूर में रहते थे, अंतिम पेशवा के एडॉप्टेड सन थे, उन्हें दत्तक पुत्र थे। और इन्होंने कानपुर और आसपास के इलाके का नेतृत्व संभाला था। इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन महानायकों की विशेष भूमिका थी। बाद में लक्ष्मीबाई युद्ध करते करते ग्वालियर में मारी गई। तात्या टोपे को बाद में पकड़ करके फांसी पर लटका दिया गया, शिवपुरी के जंगल से पकड़ के। तो कहने का आशय यह है कि जो 1857 का जो विद्रोह था, वो सिर्फ और सिर्फ केवल मिलिट्री रिवोल्ट नहीं था, सिपाही रिवोल्ट नहीं था, वो एक तत्कालिक कारण था। और सिपाही का जो विद्रोह हुआ, उसके पीछे उन्हें लगा कि जो इनफील्ड राइफल जो अंग्रेजों ने जो इंट्रोड्यूस किया था उस समय में, इनफील्ड राइफल, अब इनफील्ड राइफल में जो कारतूस का इस्तेमाल जो होता था, उसके ऊपर जो है वो जो कागज का कवर था, उस पर उसको लुब्रिकेट करने के लिए, उसको चिकनाई प्रदान करने के लिए उसको ग्रीसिंग किया गया था। अब लोडिंग करने के लिए, राइफल में कारतूस को लोड करने के लिए, उस कागज को जो ग्रीस कारतूस के ऊपर का जो कवर था, कागज का कवर, उसको दांत से काटना होता था। और तब जाकर के इनफील्ड राइफल में उस कारतूस को लोड किया जा सकता था फायरिंग के पहले। तो इस बारे में ये पूरे इलाके में, खास करके बंगाल रेजिमेंट में और अवध रेजिमेंट में, ये पूरी तरह से इलाके में फैला कि ये जो कारतूस जो जिस पर कि ग्रीसिंग किया हुआ है, जो कारतूस के ऊपर जो कागज लगे लपेटे हुए हैं, जिसको दांत से काटना होता है, वो दरअसल गाय और सुअर के जो फैट हैं, उससे उसमें चिकनाई या ग्रीजिंग किया गया है। तो जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात से बहुत ज़्यादा आहत हुए, ऑफेंडेड हुए कि अंग्रेज हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए, हमें अपने धर्म से च्युत करने के लिए, हटाने के लिए और ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इसीलिए
उनमें एक गुस्से का भाव था। हालांकि बाद के इतिहासकारों ने इस पर बहुत सारे रिसर्च किए हैं और इसकी जो प्रामाणिकता है उसके बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि जो कारतूस के ऊपर जो पेपर कवर था वो जिसमें जो लुब्रिकेशन या ग्रीजिंग जो किया गया था, क्या सही में गाय या सूअर के फैट मिलाए गए थे या नहीं मिलाए गए थे, ये पूरी प्रामाणिकता के साथ में नहीं कही जा सकती है। लेकिन उस समय में ये बहुत जोरों से अफवाह फैली और इससे हिंदुस्तानी सिपाही बुरी तरह से आहत हुए। सबसे पहले 29 मार्च 1857 को बंगाल के 34th नेटिव रेजिमेंट, इसमें एक नौजवान ब्राह्मण सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। और इस मंगल पांडे पर फिल्म भी बन चुका है, आमिर खान ने इसका किरदार निभाया है, आप जरूर देखें इस फिल्म को। तो मंगल पांडे ने बैरक में परेड के दौरान अंग्रेज अधिकारियों के हुक्म मानने से इनकार कर दिया था और जब अंग्रेज अफसर ने ईश्वरी प्रसाद, हालांकि इनका नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं, ये जमादार थे, जब ईश्वरी प्रसाद को हुक्म दिया अंग्रेज अफसरों ने कि इसको अरेस्ट कर लो मंगल पांडे को, तो ईश्वरी प्रसाद ने अरेस्ट करने से मना कर दिया। वहां पर और बहुत सारे हिंदुस्तानी सिपाही थे मौजूद थे, उनको भी आदेश दिया गया, उनने भी मना कर दिया। तो ऐसी बाद में इस रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया और ईश्वरी प्रसाद को बाद में फांसी पर लटकाया गया। मंगल पांडे ने गोली चलाने के बाद में अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाया और गोली चलाने के बाद में कोशिश किया कि उसी राइफल से वो अपने आप को भी मार ले, मतलब आत्महत्या कर ले, लेकिन वो जख्मी ही हुआ, पूरी तरह से उसको सीरियस गंभीर चोट तो आई, लेकिन मौके पर वो उसकी जान नहीं गई। तो ऐसी स्थिति में 2 दिन के बाद में अंग्रेजों ने कोर्ट मार्शल करके उसको फांसी पर लटकाया और 34वीं जो नेटिव रेजिमेंट था उसको डिसबैंड कर दिया गया। अब चलते हैं दोस्तों 10 मई की घटना। 10 मई से पहले, एक सप्ताह पहले, करीब 85 हिंदुस्तानी सिपाही को अंग्रेजों ने गैर अनुशासन या अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें 10-10 साल की सजा, कोर्ट मार्शल करके 10-10 साल की सजा सुना दी थी। तो इससे दूसरे जो आरक्षक या सिपाही थे वो बहुत ज्यादा आहत हुए और इसीलिए 10 मई को उन्होंने अंग्रेज अफसरों को गोली चला के मार दिया, उनके सारे हथियार लूट लिए और उसके बाद में वो 12 मई को दिल्ली पहुंचे और वहां पर बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया और उन्हें नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया। अब चलते हैं दोस्तों कि आखिर ये विद्रोह हुआ क्या।
इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेचर मतलब प्रकृति क्या था, 1857 की क्रांति का नेचर क्या था, उसका एनालिसिस हम सबसे लास्ट में करेंगे कि आखिर इसका स्वरूप क्या था। अभी के लिए हम चलते हैं कि इसके कारण क्या थे, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। पहला कारण पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण क्या था, तो उसमें आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बाय लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी 1846 में यहां का गवर्नर जनरल बना और वो 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। दोस्तों, तो 1857 के क्रांति का कारण क्या था, तो सबसे पहले हम लेते हैं राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चूक का सिद्धांत, चूक का हिंदी में लिख देते हैं चूक का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी ने एक अलग टाइप के सिद्धांत का इजाद किया और सिद्धांत का जो मुख्य तत्व था यह था कि अगर किसी प्रिंसली स्टेट मतलब देसी राजाओं, देसी राज्य जो प्रिंसली स्टेट जिसको हिंदी में बोलेंगे, अगर उनका कोई नेचुरल वारिस नहीं है तो उनका राज्य कंपनी के राज्य में मिला लिया जाएगा। अब ये जो सिद्धांत था वो हिंदू सोशल सिस्टम या रिलीजियस सैंक्शन के खिलाफ था। हिंदुओं में ये परिपाटी रही है कि अगर कोई व्यक्ति निसंतान रहता है, मतलब उसे बच्चे नहीं होते हैं, तो वो किसी दूसरे बच्चे को गोद ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। अंग्रेजों ने इस बात को मानने से इनकार किया और इस सिद्धांत के तहत में उन्होंने कुल 13 प्रिंसली स्टेट को, देसी रजवाड़ों को अपने राज्य में मिला लिया। और जैसे कि नागपुर है, सतारा, झांसी, आरकोट, संबलपुर, उदयपुर जो छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है उदयपुर, उसको राजपूताना के उदयपुर से मत जोड़िएगा, और इसके अलावा तंजौर। तो इस तरह से कुल 13 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, देसी रजवाड़े थे, जिनको कि अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेज पहले नहीं मिलाते थे, वो पहले भी मिलाते थे, लेकिन इक्का दुक्का देसी राजवाड़ों को पूर्व के गवर्नर जनरल ने मिलाया। लेकिन डलहौजी ने इस नए सिद्धांत के मुताबिक, और उस समय में ऐसे 13 देसी राजा थे जो निसंतान थे, तो उन देसी राजाओं के राज्य को डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया, जिसको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या चूक का सिद्धांत बोलते हैं। इसके अतिरिक्त अवध को 1856 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया में मिलाया। अब वहां पर चूंकि यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां का जो नवाब था, अवध का नवाब, उसको 12-14 बच्चे थे, तो ये इस फार्मूला पर उनके राज्य को मिलाया नहीं जा सकता था। तो इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया कि अवध का जो राज्य है, देसी राज्य है, वो कुव्यवस्था का शिकार है, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। तो
कुप्रशासन के कारण से अवध का जो प्रशासन है वो करप्ट हो गया है, मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। इसीलिए डलहौजी ने अवध को भी अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक है, मुगल एम्परर है। इसके बाद में जो मुगल एम्परर की जो पदवी है, जो टाइटिल है, उसको समाप्त कर, इनके मृत्यु के बाद में समाप्त कर दी जाएगी और इनके जो बच्चे जो वारिस होंगे, जो तख्त पर बैठेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रिंस कहा जाएगा, राजकुमार कहा जाएगा, बादशाह नहीं कहा जाएगा। और इसके अलावा जो बहुत से जो जमींदार थे, अवध के जो तालुकदार थे, उनके भी जमीन, जिसमें कि मुसलमानों के पास में ज़्यादा थे जमींदारी, तो उनको भी अंग्रेजों ने बलपूर्वक अपने कब्जे में ले लिया और उन जमीनों को किसान में बांट दिया या बांटने का काम किया। तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो देसी राजा थे, रजवाड़े थे, उनमें अंग्रेजों के प्रति एक अविश्वास की भावना फैल गई, डिस्ट्रस्ट का माहौल पैदा हो गया और वो समझ गए कि धीरे धीरे अंग्रेज अपने विस्तारवादी नीति के कारण से सभी देसी राजाओं के राज्य को बारी बारी से अपने कब्जे में ले लेगा और इसके कारण से उनमें असंतोष की भावना पैदा हुई। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया था कि किसी तरह से उनके दत्तक पुत्र को, दामोदर राव को, अंग्रेज मान्यता प्रदान कर दे और उसे झांसी की गद्दी दे दे, लेकिन अंग्रेज नहीं माना और उनके राज्य को, उन्हें झांसी के राज्य को अपने में ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया। और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा क्रोध और आवेश के चलते उन्होंने फौज का संगठन किया। वो ग्वालियर गई और वहाँ पर तात्या टोपे से उनको सहयोग मिला, ग्वालियर के फौज का सहयोग मिला। वो युद्ध करते करते रणभूमि पर मारी गई। तो जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट इसका है कि जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक जो रूलिंग क्लास था, जो शासन तंत्र थे, जिसमें कि राजा, रजवाड़े, जमींदार, तालुकदार, जागीरदार, ये हाई क्लास के या अपर क्लास की कैटेगरी में आते थे। और जब इनके सारे सुख सुविधा छिन गए, जो विलासिता की सामग्री समाप्त हो गई, जो इनके रिसोर्सेस अंग्रेजों ने खत्म कर दिए, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद हो गए। तो ये तो हुआ पॉलिटिकल। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कारण और आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण में क्या आएगा कि अंग्रेजों ने एक रंगभेद की नीति अपनाया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि हिंदुस्तानियों को किसी भी ऊंचे पद पर उन्हें नहीं बिठाया जाता था, वो निचले पद पर ही आसीन हो सकते थे। जैसे कि आर्मी में एक हिंदुस्तानी अधिक से अधिक प्रमोशन पाकर के हवलदार मेजर तक हो सकता था। माने एक नॉन कमीशन्ड पोस्ट है आर्मी में। और सिविल प्रशासन में एक हिंदुस्तानी अधिक से अधिक तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर हो सकता था। वो भी डायरेक्ट इनकी भर्ती नहीं होती थी, मतलब प्रमोशन पाते पाते सर्विस के
अंतिम समय में जाकर के 1-2 साल के लिए उन्हें डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता था। जो महत्वपूर्ण पद थे, खास करके जो कलेक्टर के पद, जो पुलिस अधीक्षक के पद थे, या रिजर्व इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस लाइन, ये अंग्रेजों ने अपने लिए सुरक्षित रखा था। जितने भी कमीशन्ड ऑफिसर्स थे आर्मी में, उनमें सब अंग्रेज या यूरोपियन भर्ती थे, उसमें हिंदुस्तानियों का कोई भी दखल नहीं था। इतना ही नहीं, जो अंग्रेज सिपाही या यूरोपियन फौज, जो सिपाही और हिंदुस्तानी फौज, दोनों में जो पेमेंट होता, तनख्वाह में भारी अंतर था, डिफरेंसेस था, भत्ता में भारी डिफरेंस था। तो इस तरह से उन्होंने रंग भेद की नीति प्रशासन में अपनाया हुआ था। और इसके बाद आर्थिक कारण में आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो शुरू किया था, जो भू राजस्व नीति जो उन्होंने अख्तियार किया था, वो हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा भेदभावपूर्ण था। और जिस तरह से आप देखते हैं, पहले के वीडियो में मैंने इस बात का पूरे डिटेल में, पूरे विस्तार में व्याख्या किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और यहाँ पर मैं शॉर्ट में इतना कह देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने पंजाब, अवध और आगरा क्षेत्र के लिए महलवारी सिस्टम, अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था, बंगाल सूबे के लिए जिसमें कि उड़ीसा, बिहार और बनारस के क्षेत्र आते थे, जिसमें कि उन्होंने अस्थाई तौर पर लैंड रेवेन्यू निश्चित कर दिया था। और रैयतवारी सिस्टम उन्होंने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो लैंड रेवेन्यू का जो दर था, जो रेंटल था, वो 50% या उससे ज़्यादा था, जिसके कारण किसानों की हालत चरमरा गई। शुरुआती दिनों में जमींदारों की हालत भी बंगाल सूबे में चरमरा गई थी, उनके बहुत सारे जमीन ऑक्शन हो गए। और अंग्रेजों ने एक नया फॉर्मूला अपनाया कि जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया, जो कि हिंदुस्तान में कभी नहीं था। और जो किसान थे उसको रेंटर बना दिया। तो इसके बारे में हमने पूरा डिटेल व्याख्या किया है अपने पहले के वीडियो में, आप जरूर देखें। अभी के लिए मैं इतना कह देना चाहता हूं कि आर्थिक नीति के कारण हिंदुस्तान की जो किसानों की हालत और आम जनता की हालत हो। और एक बात और हुई कि 1813 के बाद में उन्होंने फ्री ट्रेड लागू कर दिया, जिसके तहत में अब कंपनी के ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ही की मोनोपोली समाप्त हो गई। चूंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुका था और धड़ल्ले से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, माने मशीन के द्वारा बनाए गए सामान बहुत तादाद में उत्पादन किए जा रहे थे। तो उन सामानों को हिंदुस्तान में ला करके डंप किया जा रहा था। और जो मशीन से बने हुए जो सामान इंग्लैंड से आते थे, वो यहाँ के बनाए हुए सामान, यहाँ के कारीगरों के द्वारा बनाए हुए सामान उससे कंपीट या प्रतियोगिता में नहीं आ सकते थे। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में व्याख्या किया है, आप उस वीडियो में देखें। तो इस तरह से हिंदुस्तान में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती गई। बहुत सारे कारीगर अपना कारीगरी छोड़ करके मजदूर क्लास हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान की जो आर्थिक अवस्था थी वो पूरी तरह से जर्जर हो गई थी। और जहां पर यूरोप में पूरी तरह से औद्योगिकरण हो रहा था, वहां हिंदुस्तान में यह एक कॉलोनी के रूप में, मदर कंट्री के माने इंग्लैंड के कॉलोनी के रूप में परिवर्तित हो रहा था। और हिंदुस्तान अपने अधिक से अधिक कच्चे माल को इंग्लैंड में भेजता था और इंग्लैंड में उस कच्चे माल को तैयार करके पुनः हिंदुस्तान में भेजा जाता था। तो हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, कारीगर दोहरी मार के शिकार हो रहे थे। और इसका एक परिणाम यह हुआ
कि जमीन पर मतलब भूमि पर लोगों की निर्भरता ज़्यादा होने लगी, क्योंकि रोजगार के अन्य साधन नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में देश में बार बार अकाल पड़ने लगा, और इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि 1770 से जो अकाल पड़ने का सिलसिला बंगाल में शुरू हुआ वो 1943 तक चालू रहा। और जो बंगाल सूबा मुगल साम्राज्य के समय में सबसे ज़्यादा धनी सूबा था, सबसे ज़्यादा टैक्स बंगाल सूबा दिल्ली को भेजता था, वो बंगाल सूबा पूरी तरह से जर्जर हुआ अंग्रेजों के इस 100 साल के प्रशासन में। तो इस कारण से दोस्तों भारी भ्रष्टाचार और अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के रिसोर्सेस को, यहाँ के धन को इंग्लैंड ले जाना और यहाँ के जो आर्थिक जो स्थिति थी उसको खोखला करना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था 1857 के विद्रोह के लिए।